तो दोस्तों, जो कैंडिडेट्स DSSP में TGT या PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके अंदर जो फर्स्ट पेपर होता है कॉमन पेपर, जिसमें हिंदी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। TGT में आपकी हिंदी 20 नंबर की आती है। मैंने कुछ क्वेश्चंस हिंदी के जो DSSB का TGT का प्रीवियस ईयर पेपर है वहाँ से ये क्वेश्चंस उठाए हैं। ये क्वेश्चंस आपके 2018, ये क्वेश्चंस जो है आपके 2018 के पेपर से मैंने उठाए हैं। आप चाहे आपको विश्वास ना हो तो आप गूगल से पेपर डाउनलोड करके उसमें आप मैच कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके 2018 के TGT के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, जो हिंदी का था। हिंदी में ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो चलिए भाई, आपको ये क्वेश्चंस मैं सोल्व करवा देती हूँ। इससे आपको थोड़ा पता चलेगा कि आपके एग्जाम में हिंदी का लेवल किस तरह का होगा या कौन कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं ना, संस्कृत के सीधे शब्द होते हैं। यानी कि मिट्टी, मुट्ठी, मिठाई, मस्तिष्क। तो ये तीनों जो है, मिट्टी है, मिठाई है और मुट्ठी, ये तीनों क्या है आपके तद्भव हैं, और मस्तिष्क क्या है आपका तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। अब आप बात हो जाती है तद्भव की। तद्भव मतलब जो संस्कृत से चेंज करके हम अपनी बोलचाल की भाषा में हमने उसको यूज किया। संस्कृत से मतलब कि संस्कृत का शब्द ना हो के हमारी आम बोलचाल की भाषा का शब्द है ये। तो आप यहाँ देखिएगा, बाग, वाद, वाटिका, वार्ता। तो वाद्य, वाटिका और वार्ता, ये तीन शब्द क्या है, ये तीन आपके तत्सम शब्द हैं। और बाग आपका क्या होगा, तद्भव। ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा, आपने देखा तत्सम और तद्भव से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पुराने एग्जाम को सोल्व, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको सोल्व करने से हमें ये पता चल जाता है कि सिलेबस में कहाँ से क्या पूछा जाएगा। थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। मैंने 2-3 एग्जाम के क्वेश्चंस को देखा, वहाँ पता चला कि कुछ खास टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। अगर आपने बेसिक से हिंदी को प्रिपेयर कर लिया ना, तो ये समझ लीजिएगा आपके जो 20 नंबर हैं वो आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। यहाँ संज्ञा पूछा है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो जहाँ जातिवाचक संज्ञा आप लोगों को पता होगा, जाति जो एक पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराए। ठीक है ना कोई स्पेसिफिक नाम का नहीं, पूरी जाति का बोध कराए, जिसमें क्या हो, पूरी जाति का बोध हो। होली तो एक स्पेसिफिक त्योहार है। जुलाई भी एक स्पेसिफिक महीना है। अगर महीने आ जाता तो वो जाति हो जाती, और अभी नाम दे दिया तो क्या हो गई है, व्यक्तिवाचक हो जाती है। पुस्तक और चढ़ाई, तो पुस्तक के अंदर क्या है, ये तीनों आपके रॉन्ग होंगे। पुस्तक आपकी जातिवाचक है। जैसे पुस्तक, एक पूरी पुस्तक जाति का बोध करा रही है, ना कि स्पेसिफिक बुक का नाम नहीं दिया। जैसे रामायण, गीता या हिंदी की बुक या इंग्लिश की बुक, इस तरह से किसी भी पुस्तक का नाम नहीं दिया गया है, ओनली पुस्तक दिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पुस्तक होगा। चलिए भैया, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके 2018 के TGT से लिए गए हैं भाई। वहां से मैंने उस पेपर से इनको टाइप किया है यहाँ इधर। फोर्थ है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम से भी क्वेश्चन आया है, संज्ञा से, सर्वनाम से, तद्भव से, तत्सम से। यानी कि बेसिक जो आपकी हिंदी की जो व्याकरण है वो आपको कंप्लीट तैयार करनी है। ये समझ लीजिए, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते, बहुत मतलब कि ज़्यादा मोड़ तोड़ के, ज़्यादा क्वेश्चंस को टफ नहीं बनाया गया है। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, पर आपको ये देखा गया है कि आपको हिंदी की नॉलेज कितनी है। अब यहाँ आप देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम, आप, कुछ और वह। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा करके होता है ना, फर्स्ट पुरुष होते हैं। तो ऐसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम में हम भी नहीं है, आप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वह क्या है आपका, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष है ये आपका मैं, आप, ये हम, और ये पहला और द्वितीय हो जाता है ना। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, और थर्ड होता है आपका अन्य पुरुष। तो वह, प्रथम पुरुष कौन होता है, जो बोलता है, यानी कि मैं, हम। और द्वितीय पुरुष कौन हो जाता है, जो सुनता है, यानी कि तू, तुम, आप। ठीक है ना। मैं, हम, यह हो जाएगा आपका पहला। तू, तुम या आप क्या हो जाएगा, सेकंड। और वह, जिसके बारे में बात की जा रही है, वह क्या हो जाएगा आपका थर्ड, यानी कि अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है ना। और कुछ क्या है, ये एक निश्चित या अनिश्चित को दर्शाता है सर्वनाम में। ठीक है ना। तो ये यह अन्य पुरुष में आपका वह आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा शब्द अवयव है। अब क्वेश्चन आ गया आपका अवयव से।
अवयव क्या होते हैं भाई? अवयव वो शब्द होते हैं जिसमें संज्ञा सर्वनाम इसमें किसी भी चीज के कारण कोई चेंज ना आए, ठीक है ना। तो यह क्या आएगा आपका? परंतु। परंतु क्या है आपका? अवयव है। जिस भी शब्द में किसी भी चीज से कोई चेंज ना आए, अगर परंतु है, अब इसमें संज्ञा सर्वनाम या किसी भी तरह की किसी भी लिंग वचन से किसी भी तरह से कोई चेंज ना आए। जैसे एक शब्द है राम गया परंतु सीता आई। अब राम गया सीता आई, उसमें परंतु में कोई चेंज नहीं आएगा। राम है तो गया में चेंज आएगा। अगर राम की जगह सीता हो जाए तो सीता गई राम आया हो जाएगा, है ना। जैसे कि राम गया परंतु सीता आई, ये वर्ड है यहाँ देखिए। तो ये जो परंतु है इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। राम गया, गया से इस वर्ड में चेंज। अगर राम का यहाँ सीता कर दें तो सीता गई हो जाएगी और राम आया हो जाएगा। यहाँ हम राम कर दे तो ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा आया राम, पर परंतु में कोई चेंज नहीं आया, है ना। सीता वही है, या राम या बच्चे आए परंतु मैं टीचर गया या टीचर गई, अध्यापक गया गई, उससे इस परंतु पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये यही अवयव के बारे में यही बताया गया है। अवयव वो शब्द होते हैं जिसमें संज्ञा लिंग वचन के आधार पर किसी तरह का कारक के आधार से किसी भी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर, वो सेम एज इट इज अपनी कंडीशंस में बना रहता है। तो यहाँ आपका परंतु क्या है? अवयव शब्द है। अब यहाँ संधि से भी क्वेश्चन आ गया भाई, ये देख लीजिए। तो संधि से संधि विच्छेद क्या होगा बताओ? तेजो राशि का संधि विच्छेद। तेज राशि नहीं, गलत है भाई। तेजा राशि भी गलत है। तेज राशि कौन सा? तेज प्लस राशि, और इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। संधि कौन सी आपकी? विसर्ग संधि, विसर्ग, ठीक है ना। अब समाज से भी क्वेश्चन आ गया। ये जो एग्जाम का जो ये पेपर है, ये क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, इसका मतलब सिर्फ मैं इसलिए करवा रही हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि जो आपका पेपर है उसमें किस लेवल तक के क्वेश्चंस हिंदी से आते हैं। तो ज़्यादा टफ नहीं है, सारी कंप्लीट जो आपकी हिंदी व्याकरण है ना, उसमें से सभी टॉपिक्स को उठा लिया गया, जैसे तद्भव, तत्सम, समास, अव्यव, संज्ञा, है ना, ये सभी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो यानी कि आपको सारी ग्रामर करनी है। लगभग आपको ज़्यादा नहीं, अगर आप 10 दिन भी हिंदी में डेली 2 टॉपिक पढ़ते हो तो आपके 20-25 टॉपिक मुश्किल से बनेंगे। आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि हिंदी ऐसा कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, आप कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं हिंदी को। और हिंदी अगर आपको अच्छे से, अगर आपने 10 दिन भी हिंदी को अच्छे से पढ़ लिया ना, समझ लिया, तो आपके जो 20 नंबर उसमें से मोस्ट आप 18 नंबर, 20 में से आप 18 नंबर जो है आपके वो कहीं नहीं जाने वाले। 20 में से 18 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। और ये बहुत ही ऐसा है, टाइम भी नहीं लगेगा इनमें। जैसे आप अगर आपने हिंदी को पढ़ा है तो जैसे आप क्वेश्चंस को देखोगे तो तुरंत आप उसको सोल्व कर दोगे ना, आपके नंबर यहाँ कटेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग और आपने अच्छे से हिंदी को पढ़ लिया तो आपको यहाँ भी नंबर बचेंगे और आपकी कट ऑफ में ये काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए भाई समास में आ जाते हैं। अब दिनों दिन में समास कौन सा है? दिनों दिन। अब दिनों दिन होता है दिन दिन, ठीक है ना, दिन दिन, यानी कि दोनों वर्ड एक जैसे हैं, ये आगे भी पीछे भी। अब कर्मधारय समास भी नहीं है, बहुव्रीहि समास भी नहीं है, तत्पुरुष समास भी नहीं है। ये कौन सा आपका अव्ययी भाव समास है, क्योंकि अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला वर्ड क्या होता है आपका अव्यय होता है, या पहला और दूसरा दोनों ही क्या होते हैं। अब अव्यय तो ये नहीं है, दिनों दिन में चेंज, जैसे नाम दिन आ गया, दिन का क्या हो गया, दिन में चेंज हो सकता है, दिन तो ठीक है ना, दिन जो वर्ड है इसके अंदर बदलाव आ सकता है लिंग वचन से, इन सब चीज़ों से। तो क्या है, ये दोनों ही क्या है, प्रधान है, दोनों ही एक जैसे शब्द हैं, पहला भी और दूसरा भी। तो ये दिन दिन में, यानी कि दिनों दिन क्या है आपका अव्ययी भाव समास है। ये क्या है आपका अव्ययी भाव समास। दिनों दिन, रातों रात, आज जन्म, इस तरह के वर्ड आपके क्या है अव्ययी भाव समास के अंदर आएंगे। अब निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? अब आपको यहाँ पहचाने स्त्रीलिंग कौन सा। देखिए लिंग से क्वेश्चन आ गया है तो आपको इन वर्ड्स को देखना है। जैसे आश्रय, आप पढ़ के देखिए, उपेक्षा, आश्वासन और आसन। तो आश्रय, आश्रय के पीछे हम लगाए आश्रय देना, ठीक है ना, आश्वासन देना, आसन करना, आसन करना लिख लो, समझ लो। और उपेक्षा करी, उसने राम की उपेक्षा करी, या सीता ने, भाई कुछ भी वर्ड बना लो आप,
उपेक्षा क्या हो गई, उपेक्षा करा नहीं होता ना, उपेक्षा करी। तो यहाँ देख लीजिएगा, आश्रय देना हो गया, आश्वासन भी देना होता है, आसन करना होता है, और यहाँ करिया है, तो स्त्रीलिंग कौन सा होगा आपका, उपेक्षा क्या होगा आपका, स्त्रीलिंग होगा। चलिए भैया आगे चलते हैं। अब आ गया उपसर्ग। यहाँ देखिए मोस्टली सभी टॉपिक्स को उठाया गया है और ज्यादा मुश्किल नहीं दिए गए, बहुत ही नॉर्मली से इजीली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभिलाषा में उपसर्ग है। अब अभिलाषा जो है इसमें उपसर्ग क्या है, उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग हमेशा वर्ड के आगे आते हैं, शब्द के आगे आते हैं उपसर्ग, और पीछे क्या आता है, प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, पीछे आते हैं। प्रत्यय आएंगे आपके पीछे, शब्द के पीछे प्रत्यय आएंगे, और आगे क्या आएगा, उपसर्ग। शब्द के आगे होंगे उपसर्ग। तो अभिलाषा में, अभिलाषा, अभिलाषा में आपका उपसर्ग क्या है, अ, अभी, आ या आशा, तो ये सब आपके गलत है। आपका उपसर्ग होगा अभी। जब आप दो वर्ड करो तो लाशा और अभी दोनों अलग अलग वर्ड निकलेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अभी। चलिए भैया आगे चलते हैं। अग्रिम में प्रत्यय बताओ। अब प्रत्यय आ गया। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के मैंने बताया था ना पीछे लगता है, अग्रिम, अग्रिम। अब अगर उपसर्ग पूछा जाता है तो हम आगे ए निकाल देते, मगर प्रत्यय पूछा गया है तो इसके अंदर आपका प्रत्यय होगा इम। क्या होगा आपका प्रत्यय, सॉरी ये गलत लिखा गया है, यहाँ इम आएगा, इम। आपका प्रत्यय क्या होगा, इम। अग्रिम में प्रत्यय क्या होगा, इम होगा। और ये अग्रिम में मात्रा भी गलत लगी है, ये भी आगे से आएगी। द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है। द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है, यहाँ पर्यायवाची से भी आ गया भाई क्वेश्चन। पर्यायवाची क्या नहीं है, द्रव्य। अब आप इन तीनों वर्ड्स को पढ़ लीजिए, धन, चारों वर्ड्स को, धन, संपदा, कंचन और संपत्ति, ठीक है ना। तो धन, संपदा और संपत्ति ये तीनों क्या है, एक जैसे वर्ड है। धन, धन, दौलत, संपदा, संपत्ति। और कंचन क्या आ गया, एक ओड वर्ड आ गया। अगर हमें ना पता हो तो हम इस तरह भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो द्रव्य का पर्यायवाची क्या नहीं होगा, कंचन। भलाई का विलोम होगा। भलाई क्या है, भलाई का विलोम। अब वो पर्यायवाची थे, ये विलोम भी आ गया, विलोम से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो भलाई, भलाई का पर्यायवाची तो हो जाएगा अच्छा, है ना। पर विलोम क्या होगा, भलाई का विलोम होगा बुराई। भलाई और बुराई, ठीक है ना। भलाई का विलोम क्या होगा, बुराई। अब दो नदियों के मिलन का स्थान, दो नदियों के मिलन को स्थान, मिलन का जो स्थान उसे हम क्या कहेंगे, उद्गम, संगम या प्रयाग। तो उद्गम वो होता है जहाँ से नदियों का निकलती हैं, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, उद्गम जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। मिलन को बोलेंगे हम संगम, ठीक है ना। मिलन को क्या बोलेंगे, संगम। जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलेंगी वो क्या कहलाएगा, संगम। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब शुद्ध वर्तनी निकालनी है आपको यहाँ। तो शुद्ध वर्तनी, ये सभी ये गलत ली, दो वर्ड एक से चले गए, ये यहाँ आपका शुद्ध वर्तनी आएगी, ठीक है भाई। आज इतने क्वेश्चन थे। बाकी आपका 5 नंबर का एक पैराग्राफ आता है हिंदी में D++ के अंदर, जिसमें से आपको क्वेश्चन छांटने होते हैं, एक पैरा आता है, ठीक है ना। तो मैंने ये जो क्वेश्चंस करवाए, मेरा मतलब बताने का यही था कि आपके कौन कौन से टॉपिक, यानी कि ये सोच लीजिए कि आपकी ग्रामर के सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आप ये सभी अपनी जो हिंदी व्याकरण है उसको थोड़ा सा आराम से 1 हफ्ता भर या 10 दिन में अगर पढ़ लेते हैं तो उसमें से आपको सभी क्वेश्चंस आपके मोस्टली आप यानी कि समझ 20 में से 18 नंबर, 18 से भी अबाव आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप उसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो ये ऐसे नंबर है जो बहुत ही कम टाइम के अंदर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके ले सकते हैं। और अगर आप हिंदी में कुछ क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको समास, अव्यय, संज्ञा वगैरह ये करवा दूँगी। थैंक यू।